इन्वेस्टर है वो भी बहुत घबराता है, डरा हुआ है कि अगर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है तो पता नहीं चलता कि वो प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड है भी नहीं है। ट्रस्ट फैक्टर जो है वो रियल एस्टेट में इसलिए खराब हुआ है कि कुछ कंपनीज ऐसी थी जो बीच में आई हैं जिनने रियल एस्टेट में जो है वो काम करने की कोशिश की है, ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जो कि अप्रूव नहीं थे। तो वो जो वहाँ ओवरसी बैठा हुआ है वो चेक कैसे करे? हमने बेसिकली एक कंपनी है हमारी propmax.ai के नाम से, वो ऑनलाइन प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन प्रोवाइड कर रही होती है। तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी समझनी है कि भाई इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, डिटेलिंग क्या है, वहाँ पे जो ये बना रहे हैं ये सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हैं कि नहीं किया है, तो हमारे पास पूरी टीम है मौजूद है जो कि आपको करके दे सकती है काम। जेबी कनेक्ट के साथ मैं हूं असद मुमताज़। नाज़रीन, पाकिस्तान की मैशत को इस वक्त कई चैलेंजेस का सामना है, बैरूनी कर्ज और फिर बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन रेट। सच्ची बात यह है कि इन दोनों कर्ज और इन्फ्लेशन रेट ने मुल्क की मैशत का बेड़ा बिठा दिया है, जो माहिरीन ये कह रहे हैं। लेकिन इस दौरान भी एक ऐसा शोबा मौजूद है जो ना फ़कत शहर की सजावट और शहर की तरक्की कर सकता है, बल्कि नई जॉब्स भी क्रिएट कर सकता है, और वो शोबा है रियल एस्टेट का। मसला ये है कि रियल एस्टेट में जो सरमायाकारी है वो हो कैसे, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसकी कानूनी पोजीशन क्या है। आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी पे ही बात करेंगे कि रियल एस्टेट का शोबा है क्या, इन्वेस्ट करने के लिए बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं, और फिर चैलेंजेस क्या हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमजा मनियार साहब। आप इमारात कंपनी के साउथ रीजन के जोनल हेड हैं। हमजा मनियार साहब, वेलकम टू जेबी कनेक्ट्स। थैंक यू सो मच। अच्छा हमजा मनियार साहब, जैसे मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तानी मैशत को इस वक्त बहुत से चैलेंजेस हैं, इसमें दो चैलेंज तो ये हैं, लेकिन रियल इस्टेट का शोबा है ऐसा है जो ना फ़कत पाकिस्तान की जीडीपी में अपना किरदार अदा कर सकता है, बल्कि नई जॉब्स भी क्रिएट हो सकती हैं। फिर परेशानी क्या है, मुश्किलात क्या है कि ये शोबा इतनी तरक्की करते हुए हमें नज़र नहीं आ रहा? देखिए, पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट या दुनिया भर में रियल स्टेट जो है वो 52 इंडस्ट्रीज़ को साथ लेके चलता है, जिसमें आपकी अलाइड इंडस्ट्रीज़ को हम कहते हैं, जिसमें आपकी सीमेंट इंडस्ट्री आ गई, स्टील इंडस्ट्री आ गई, ग्लास की इंडस्ट्री आ गई। तो इसमें जॉब क्रिएशन मैसिव होती है। 60% पाकिस्तान की जो आपकी जीडीपी है वो रियल स्टेट ही चला रहा है। तो रियल स्टेट तो इंटीग्रल पार्ट है पाकिस्तान की जीडीपी का भी और पाकिस्तान की ग्रोथ में भी। तो इसमें ज़रूर स्टेप्स लेने चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर काफ़ी टाइम पहले भी स्टेप्स लिए गए हैं कि रियल स्टेट को प्रमोट किया जाए। तो उसकी वजह से जॉब्स क्रिएट भी होती हैं और मार्केट में इकॉनमी का पहिया भी चलता रहता है। लेकिन जो भी नई हुकूमत आती है तो ये जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनीज़ हैं या ये जो डेवलपर्स हैं वो एहतजाज करते हैं, वो हमें शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत का उनके साथ ताउन जो है ताउन बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट फैल नहीं रहा। इस वक्त क्या परेशानी है? देखिए, मेन चीज़ होती है एक तो मास्टर प्लानिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अर्बन प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हाउसिंग शॉर्टेज है वो 10 से 12 मिलियन है। अब वो 10 से 12 मिलियन के हाउसिंग शॉर्टेज को पूरा कौन करेगा? उसमें गवर्नमेंट अपनी भी कुछ चीज़ें लेके आती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट के अपनी प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, फिर प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं वो प्रोजेक्ट्स बनाती हैं। तो प्राइवेट कंपनीज़ ये चाहती हैं कि गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करे, और जहाँ जहाँ इश्यूज़ आ रहे हैं वहाँ पे लिमिटेड उनको करे, ताकि फिर इदारों के अंदर उनको इश्यूज़ ना हो और प्रोजेक्ट बनाने में ज़्यादा फोकस करें वो। सो दैट इज़ द मेन थिंग है जो प्राइवेट कंपनीज चाहती हैं कि गवर्नमेंट से उनको हेल्प मिले। अच्छा, अब एक मामला ये भी है ना कि जो इन्वेस्टर है वो भी बहुत घबराता है, वो डरा हुआ है कि अगर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है तो पता नहीं चलता कि वो प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड है भी नहीं है। ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनका तो ये रिकॉर्ड रहा है कि वो उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया, लेकिन फिर पता चला कि वो प्रोजेक्ट ग्राउंड पे है ही नहीं। कैसे बचा जाए और अपनी जो इन्वेस्ट है उसको कैसे महफूज लगाया जाए इस रियल एस्टेट में? अब सिंपल से सोल्यूशन इसका ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर फॉरेन कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको चाहिए कि सारी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, जो रेलेवेंट अथॉरिटी है जिस एरिया में वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, जहाँ पे प्रोजेक्ट है, उसको स्टडी करे, उन चीज़ों को एनालाइज करे कि भाई प्रोजेक्ट किसके नाम पे है, वो उनके नाम पे है कि नहीं, कोई उसका ओनर कौन है, डिटेलिंग सारी पता करना उनको ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उनको, जैसे पहले भी काफ़ी लोगों ने जो है वो अपने पैसे डुबोए हैं जी। बेशक वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हो या लोकल पाकिस्तानीज़ हो। ट्रस्ट फैक्टर जो है वो रियल स्टेट में इसलिए ख़राब हुआ है कि कुछ कंपनीज ऐसी थी जो बीच में आई हैं जिनने रियल स्टेट में जो है वो काम करने की कोशिश की है, ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जो कि अप्रूव नहीं थे,
रेलेवेंट अथॉरिटीज से, जी। तो उसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट आए हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि सही काम करना जानती हैं, जिनको पता है कि अथॉरिटीज़ से कौन कौन से अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे क्या बनना चाहिए, क्या पे क्या रिक्वायरमेंट है, और वो चीज़ वो फुलफिल भी करके दे रहे हैं। कौन से ऐसे पेपर हैं, अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ आज किसी रियल इस्टेट के किसी भी प्रोजेक्ट में, तो ऐसे कौन से पेपर हैं जो मुझे लाजमी चेक करने चाहिए कि उन पेपर्स के पहले मैं वो इन्वेस्ट ना करूँ? देखिए, अगर डिफरेंट अथॉरिटीज़ का आपको बताता हूँ, अगर मैं CDA की बात करता हूँ जो कि इस्लामाबाद की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो CDA के 14 अप्रूवल्स होते हैं। अच्छा। जो किसी भी डेवलपर को प्रोजेक्ट बनाने के लिए लेने होते हैं या चाहिए होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो अप्रूवल्स आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कौन सबसे पहला होता है आपका ओनरशिप का, कि है? ये एक जो लैंड है वो किसके नाम पे है, उसका फ़र्द कौन है, डिमार्केशन जो है उस लैंड की किसके नाम पे हुई हुई है, किस तरह से हुई हुई है, साइट प्लान जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि उसमें हमने प्रिलिमिनरी प्लानिंग क्या की हुई है, उसका हमें अप्रूवल लेना पड़ता है कि जो हम यहाँ प्लानिंग बना रहे हैं, जो मास्टर प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्या बनाएंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे, हम लोग कोई कमर्शियल देंगे, रेजिडेंशियल देंगे, उसका अप्रूवल होता है। फिर आपकी आती है कि स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पे बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन का अप्रूवल होता है। फिर आता है MEP, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये सब चीज़ों का हमें अप्रूवल चाहिए होते हैं। उसके बाद हमारा आता है हाइट क्लियरेंस, कि क्या हाइट है किसी भी प्रोजेक्ट की, वो वहाँ पे जो अगर एविएशन की क्लियरेंस है कि नहीं है। फिर आती है फायर फाइटिंग, वो क्लियरेंस हमें लेनी पड़ती है। फिर आपकी आती है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली किस तरह से होता है। कोई भी डेवलपमेंट हम कहीं पे भी नहीं कर सकते, हमें देखना पड़ता है कि उस डेवलपमेंट की वजह से कितना वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, कितना पोल्यूशन हो रहा है, उसको हम लोग टेक केयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सारे अप्रूवल। फिर आपको एंड में जब बिल्डिंग कंप्लीट कर देते हैं तो आपको वेटिंग अप्रूवल चाहिए होता है कि थर्ड पार्टी का वेट हो। उसके बाद कंप्लीशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे। नहीं, लेकिन जो ओवरसीज बैठा हुआ है जी, उसके साथ तो यहाँ पे भी फ्रॉड होता है कि उनको आप पेपर ऐसे दे देते हैं जो आप वो चेक भी हुए होते हैं, उसमें सिग्नेचर्स भी होती है, लेकिन वो यहाँ आ नहीं सकता अपनी मजबूरियों के लिए, और ग्राउंड पे कुछ भी नहीं। तो वो जो वहाँ ओवरसीज बैठा हुआ है वो चेक कैसे करे? कोई ऑनलाइन वेबसाइट है, कोई इस तरह की कोई ऐप है आपकी कंपनी की या दीगर रियल एस्टेट कंपनी की? बेसिकली हमने एक इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि हमने ये अंडरस्टैंड किया है कि भाई एक गैप था, ठीक है, जिसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज, और बेशक पाकिस्तानीज भी, दे कैन नॉट गो टू अथॉरिटीज़ के वहाँ के पूछ नहीं सकते भाई हमें आप पेपर वर्क प्रोवाइड करें, बड़ा इश्यूज़ होते हैं उनको निकालने में। तो हमने बेसिकली, एक कंपनी है हमारी propmax.ai के नाम से, ठीक है। तो वो ऑनलाइन प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन प्रोवाइड कर रही होती है। अच्छा। तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी समझनी है कि भाई इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, डिटेलिंग क्या है, वहाँ पे जो ये बना रहे हैं ये सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, सारे डॉक्यूमेंट में क्लियर हैं कि नहीं किया है, तो हमारे पास पूरी टीम है मौजूद है जो कि आपको करके दे सकती है काम। तो आपके लिए बड़ा ईजी है, आप सिर्फ हमारी सर्विसेज ले लें और किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आप सर्विसेज प्रोवाइड करके वो देख के कि भाई यहाँ पे करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट कि नहीं करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। नहीं तो फिर आपकी सर्विसेज कैसे ली जाए? ऑनलाइन कोई आपकी ऑनलाइन हमारी वेबसाइट है, बिल्कुल ऑनलाइन हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर जाके एक सिंपल फॉर्म है वो आप भरते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपसे कनेक्ट हो जाता है, आप डिटेल प्रोवाइड करते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, डिटेल क्या है उसकी, हम आपको उसका पूरा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं। और आपकी कंपनी CDA से रजिस्टर्ड है? बिल्कुल है, कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी कोई रजिस्ट्रेशन ना हुई हो, या फिर ये भी होता है ना कि बाज़ औक़ात कंपनीज ऑनलाइन मौजूद हैं लेकिन उनकी हुकूमती रजिस्ट्रेशन नहीं होती? बिल्कुल नहीं, हमारी SECP से सारी कंपनी रजिस्टर्ड है, बाकी जितने भी रजिस्ट्रेशन होती हैं कंपनीज की वहाँ सारी मौजूद है हमारे पास। अच्छा, हमजा साहब ये ज़रा बताइएगा कि कुछ साल पहले तक इस्लामाबाद की एक पहचान मोनाल था, कि बिल्कुल जब भी इस्लामाबाद का जिक्र आता था तो मोनाल और दुनिया भर से, पाकिस्तान से दुनिया भर पे जो भी इस्लामाबाद जाता था तो फिर मोनाल पे जाना लाजमी होता था। बिल्कुल। अब मोनाल हो गया ख़त्म, सुना है कि वो आपकी तरफ आ रहा है, मतलब आपकी तरफ मतलब इमारत की तरफ? जी बिल्कुल, हमारा बेसिकली मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, अभी तो आपको अगर किसी से पूछेंगे ना कराची में किसी से कहीं पे भी कि इस्लामाबाद क्या है, तो इस्लामाबाद में लोग समझते हैं कि भाई ब्लू एरिया वाज द कमर्शियल हब ऑफ इस्लामाबाद, राइट। सो अब जैसे इस्लामाबाद एक्सपैंड कर रहा है, क्योंकि ब्लू एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 7 लाख है, उसको ओल्ड इस्लामाबाद कहा जाता है, ठीक है। अब जो नया इस्लामाबाद है बेसिकली, जो कि DHAs है, बहरियाज है, वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई है। तो जो एक्सप्रेस वे चल रहा है, जो मेन एक्सप्रेस वे है, जो 0 से 10 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर है, जो आगे आपके इस्लामाबाद को कनेक्ट करता है रिंग रोड से और बाकी जगहों से, वहाँ पे मेन रोड के ऊपर 1200 फुट चौड़ी रोड है, जहाँ पे
वहाँ पे बिगेस्ट मॉल ऑफ पाकिस्तान जो कि मॉल ऑफ इमारात है, वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल ऑफ पाकिस्तान, मॉल ऑफ इमारात, वहाँ पर हम बना रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे उसके रूफ टॉप पे अच्छा, विच हैज़ अ व्यू ऑफ द मरगला व्यूज़, ओके, डाउनटाउन व्यूज़, वही जो व्यूज़ पहले आपको मिलते थे मुनाल के, जी। वो उसी तरह के व्यूज़ आप सनसेट वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। सो मुनाल जो है वहाँ पे हमारे पास रूफ टॉप के ऊपर जो है वहाँ पे आ। लेकिन मॉल ऑफ इमारात में इसके अलावा और क्या है कि जिसके लिए अट्रैक्शन पैदा हो? अच्छा, अगर आपको पता हो कि जी कोई भी कमर्शियल मॉल है उसको जी। चलाने के कुछ फैक्टर्स होते हैं, की फैक्टर्स को हम बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। ओके, तो डिपार्टमेंटल स्टोर हैज़ टू बी वेरी गुड इन दैट मॉल। तो हमारा मॉल ऑफ इमारात का जो लोअर ग्राउंड है, पूरा एरिया में डिपार्टमेंट स्टोर की रखा हुआ है। सेकेंडली हमारे फर्स्ट से लेके जो है वो थर्ड फोर्थ फ्लोर तक रिटेल आउटलेट्स हैं। ओके, फोर्थ फ्लोर पे हमारे पास जो है वो किड्स एंटरटेनमेंट जोन हमने पूरा दिया हुआ है। वो पूरा लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट जोन किड्स का प्रोवाइड किया हुआ है हमने। उसके बाद उसके अंदर एक सिनेमा भी आ रहा है, फूड कोर्ट हमने प्रोवाइड किए हुए हैं, बिजनेसेस के लिए हमने यहाँ पे ऑफिसेज दिए हुए हैं। इमारत के हेड ऑफिस भी जो है वो हम वहाँ पे जो हम लोग बना रहे हैं। इमारत लर्निंग सेंटर हम लोग बना रहे हैं, और रूफ टॉप के ऊपर यू हैव मुनाल। और ये कितने फ्लोर का होगा? ग्राउंड प्लस 11। ग्राउंड प्लस 11 का। कब तक कंप्लीट होगा ये? अब स्ट्रक्चर रेडी है उसका, और मुनाल जो है वो हमारा आई थिंक नेक्स्ट मंथ से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, और इसमें जो आप मॉल ऑफ इमारात बता रहे हैं, इसमें और क्या सहूलियात है कि फ़कत हम मोनाल पे जाएँगे और सन राइज़ और सनसेट देखेंगे या कुछ और भी है? देखिए, हम लोग बेसिकली पूरा एक डाउनटाउन बना रहे हैं। अच्छा, वो डाउनटाउन हमारा पूरा एक 1 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर है। स्क्वायर किलोमीटर होते हैं 247 एकड़्स। तो ओके, 247 एकड़्स का पूरा लैंड हमारे पास वहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे हमारे 7 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसके अंदर मॉल ऑफ इमारात टावर 1, हुँ, टावर 2, देन वी हैव इमारत बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास आता है ग्रैंड बाज़ार, द न्यू राजा बाज़ार, जहाँ पे सारी लोकल मार्केट्स आती हैं। ओके, गोरा बाज़ार, नानकारी बाज़ार, गोल्ड सूक, क्लॉथ मार्केट, ठीक है। तो लोकल मार्केट वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो एक नया शहर बन रहा है वहाँ पे। बिल्कुल। उसके बाद आपको मिल जाएगा एक हॉस्पिटैलिटी टावर, ओके, जिसके अंदर आपके एग्जीक्यूटिव स्वीट अपार्टमेंट्स, मैरियट के स्वीट्स, नीचे कमर्शियल शॉप्स वो मिल जाएंगे। देन वी हैव अ हार्डलेस सेंटर, जहाँ ओके, पे आपके डॉक्टर्स में क्लिनिक्स, सर्जन वो सारे बैठे हुए होंगे। उसके हमने एक एरिया बनाया हुआ है जिसको हमने नाम दिया हुआ अर्बन फॉरेस्ट का। वहाँ पे ज़बरदस्त, हमने 3 लाख दरख्त लगा दिए हैं। उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने बाकायदा एक पूरा हमने एक एरिया लिया हुआ है जो कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी जहाँ पे भी होती है वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये रिक्वायरमेंट भी होती है। तो हम लोग इस पे बहुत हमने एफर्ट भी किए, टाइम भी लगाया, और हम लोग हर चीज़ प्लानिंग के साथ करते हैं। तो जहाँ पे ये मॉल ऑफ इमारात है, वहाँ पे हमने उसी एरिया के करीब हमने एक पूरा लैंड परचेज़ किया है, जहाँ पे जितनी भी रेस्टोरेंट्स हैं, बाकी जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी होगी उसका वेस्ट मैनेजमेंट होगा। उसके अलावा हम जितनी भी वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, दैट्स ऑल बायोफिलिक डिज़ाइन। इसका मतलब ये होता है कि आप यू फील क्लोज टू नेचर। मतलब अगर आप अपार्टमेंट से अपने बाहर निकलते हैं, आपको पूल नज़र आएगा, आपको वॉकवेज नज़र आएंगे, किड्स प्ले एरिया नज़र आएगा, आपको बर्ड्स एवरी नज़र आएगी, इस तरह की डांसिंग फाउंटेन नज़र आएगा आपको। वॉकवेज हमने बना के दिए हैं वहाँ पे, सारी एमेनिटीज़ जो आपको आपको लगता है कि ये एमेनिटीज़ होनी चाहिए, एक बायोफिलिक डिज़ाइन के अंदर हमने प्रोवाइड की हुई है, और हर एमेनिटी हमने दी हुई है 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर। अच्छा हमजा साहब ज़रा ये बताइए कि पाकिस्तान में हमें एक चीज़ की बहुत कमी नज़र आई, वो है आर्किटेक्चर की, कि हम यहाँ प्लाज़ा बना लेते हैं, बड़ी-बड़ी इमारतें बना लेते हैं, लेकिन आर्किटेक्चर का ख़्याल नहीं किया जाता। और इसी की वजह से कोई नयापन नहीं आ रहा रियल एस्टेट में, कोई बिल्डिंग में कोई अट्रैक्शन नहीं हो रही। इमारत इस चीज़ को कैसे हैंडल कर रही? देखिए, जब हम ये इमारत डाउनटाउन डिज़ाइन कर रहे थे, उस टाइम पे हमने दुनिया के मशहूर आर्किटेक्ट्स की जो डिज़ाइनिंग है और जो मास्टर प्लान है उसको हमने अंडरस्टैंड किया। हमारा इमारत डिज़ाइन स्टूडियो है, ओके, उनने क्या किया कि पूरे जितने इटली, फ्रांस, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पे जितने भी डाउनटाउन्स बने हुए हैं, ठीक है, ओके, उन डाउनटाउन्स को स्टडी किया, और डाउनटाउन्स के अंदर जितने भी की एलिमेंट्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं, वो सारे की फैक्टर्स को हमने आइडेंटिफाई किया, और वो हमने मॉल ऑफ इमारात या पूरे इमारत डाउनटाउन में हम लोग लेके आए। अगर आप मॉल ऑफ इमारात का स्ट्रक्चर देखें तो इट्स जी, अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। उसके अलावा जो मोनाल का जो टॉप का जो एरिया है, वहाँ से अगर आप उसको देखेंगे हुँ। तो उसका डिज़ाइन ही इतना अपीलिंग है और इतना खूबसूरत है कि दूर से कोई भी गुजर रहा हो उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक आर्किटेक्चर एसेंस और फील उस पूरे एरिया की इतनी अच्छी हमने डिज़ाइन की हुई है, तो वहाँ से कोई भी गुजरेगा उसको ज़िंदगी भर याद रहेगा। इस वक़्त आपकी कंपनी की एक रेपुटेशन भी है और आपका बिज़नेस भी कई सालों से बढ़ रहा है। जी, जी। लेकिन आपका इस वक़्त कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो फंक्शनल नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था अमेज़न मॉल। जी, 2016 में हमने स्टार्ट किया था।
2018-19 हम डिलीवर कर दिया। अच्छा, 3 साल के अंदर रिकॉर्ड टाइम में हमने 100% लीज मॉल है हमारा, वो अमेजोन आउटलेट मॉल तो वहाँ DHA पे फेज 2 के अंदर तो है। वहाँ पे अब रिहाइश भी है और लोग इट्स अ मॉल, इट्स अ कमर्शियल सॉरी मॉल, इट्स अ वहाँ कमर्शियल मॉल, और वहाँ पे ठीक फुटफॉल बहुत है। अगर ठीक आप है वहाँ पे जाते हैं तो 7 से 8 हज़ार बंदा जो है वहाँ पे फुटफॉल है, वहाँ पे सारे बड़े ब्रांड वहाँ पे अब मौजूद हैं। ज़बरदस्त। लेकिन कुछ जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी तक फंक्शनल नहीं है, लेकिन उसमें इन्वेस्ट हुई हुई है। देखिए तो इमारात को पाकिस्तान में आए हुए 10 इयर्स हुए हैं। 2016 में हमने स्टार्ट किया था। 10 साल में अगर मैं आपको बताऊं जो प्रोग्रेस हुई है, देखिए पहला हमारा मॉल अमेजोन आउटलेट मॉल वो रेडी हो गया, हमने ऑपरेशनल कर दिया, अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। सही मॉल को सिर्फ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉल को चलाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ठीक है, वी बिलीव कि हम लोग हॉस्पिटैलिटी के अंदर वी एक्सेल, तो जब हम एक्सेल कर रहे हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर हमें मॉल हमें चलाना आता है। तो अमेजोन मॉल हम फंक्शन करके चलाए हैं हम लोगों ने। दूसरा इमारत बिल्डर्स मॉल है, ओके मेन GT रोड के ऊपर है। इमारत बिल्डर्स मॉल बेसिकली पूरा एक बिल्डिंग मटेरियल का एक मॉल है, जिसके अंदर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको घर बनाना है, आपको जो बिल्डिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो उस मॉल से पूरी हो जाएगी। सारे सही बड़े बड़े ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड भी यहाँ पे हमारा मौजूद है। ठीक है, वो सही हमने मॉल बना के वो हमने चलाया। ठीक है, उसके बाद हमने मैरियट के साथ भी हमारी एसोसिएशन है। तो मैरियट के हमारे 2 होटल्स हैं, जिसके अंदर एक कोर्टयार्ड बाय मैरियट है G11 जी मेन मरकज़ में। फिर हमारे पास DHA फेज 2 के अंदर फ्लोरेंस गैलिया के नाम से रेजिडेंस में मैरियट है। उन दोनों का भी स्ट्रक्चर रेडी है। ठीक है, वो भी फिनिशिंग के ऊपर ही है। फ्लोरेंस गैलिया का हम लोग ऑफिस अभी स्टार्ट कर रहे हैं मार्च में, और कंप्लीशन उसकी 1 साल में हो जाएगी। सेम फॉर ठीक कोर्टयार्ड बाय मैरियट। ठीक है तो अभी 5 प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे हैं जी जो कि स्टार्ट होने ही वाले हैं। ये सवाल यूं था कि जो इन्वेस्टर है जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है आपके जी जी। प्रोजेक्ट्स में, आपके प्रोजेक्ट्स अब 100% फंक्शनल नहीं है, तो उसको प्रॉफिट जो आ रहा है वो कैसे जनरेट कर रहे हैं आप? अप्रिसिएशन, हाँ वो देखिए कभी भी अगर आप किसी लैंड पे जो कि खाली लैंड हो, हम्म, अब अगर लैंड के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट की है और वहाँ पे कुछ बनाए ना, जी वहाँ पे जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी ना हो रही हो, तो वहाँ पे अप्रिसिएशन नहीं आती। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, हमारे जो डाउनटाउन का प्रोजेक्ट है जहाँ पे मॉल ऑफ इमारात भी आ रहे हैं, हमारा डाउनटाउन बन रहा है, वो बेसिकली अगर आप उसको 3 साल पहले की वीडियो देखेंगे या 4 साल पहले की देखेंगे, तो वहाँ पे एक लैंड है। ठीक है, उस लैंड के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई थी, लेकिन अब जो मॉल ऑफ इमारात वहाँ बन गया है, ठीक है, सही और है जो 3 लाख दरख्त लगा दिया हमने, वहाँ पे डांसिंग फाउंटेन बना दिया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने वहाँ पे बना दिया है, है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की वजह से और कमर्शियल एक्टिविटी के फ्यूचर में आने की वजह से, तो जो ऑब्वियसली अप्रिसिएशन जो आती है उसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो क्लाइंट्स को मिल रहा होता है। तो आप कह रहे हैं कि उसमें बिजनेस हो रहा है और उस बिजनेस का प्रॉफिट जो है बाकी क्लाइंट के साथ उनको भी शेयर किया जाए। डेफिनेटली, बिल्कुल। कंपनी ने लैंड की अप्रिसिएशन जो होती है ना, वो हमेशा देखी जाती है कि उस लैंड की कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। ठीक है, अगर एक लैंड एक बैरन लैंड है तो वहाँ पे वो बैरन रहेगी, लेकिन अगर वहाँ से एक एक्सप्रेस वे गुजर रहा है या वहाँ से कनेक्टिंग रोड्स जा रही हैं, तो उसकी ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाती है। साथ में वहाँ का डेवलपमेंट शुरू हो जाती है अगर वहाँ पे, तो डेवलपमेंट होने की जैसी डेवलपमेंट होती रहती है, वैसे ही उस प्राइस की लैंड जो है वो बढ़ती रहती है। एक अंदाजे की हम बात करते हैं ना कि एक जब लैंड खाली है जी, तो उसका वैल्यू कितना है, जब उस पर काम शुरू हो जाता है तो फिर उसका वैल्यू कितना बढ़ जाता मैं आपको ये थोड़ा डिटेलिंग में चली जाएगी, बस मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ कि आप एक घर लेते हैं। ठीक है ठीक है, आपने एक प्लॉट लिया आपने 5 करोड़ रुपए का। ठीक फिर है आपने उसके ऊपर एक घर बनाया। जब आपने घर बनाया तो घर की आपने वैल्यू ऐड की उसमें 10 करोड़ रुपए और फॉर इंस्टेंट, तो 15 करोड़ रुपए का आपका घर बन गया पूरा। ठीक है, अब आप बोलते हैं कि भाई 15 करोड़ का घर है, अब 15 करोड़ में आपने उसमें क्या किया कि आपने कहा भाई मैं एक ऐसा आर्किटेक्ट मैंने हायर किया है जिसने इस घर को डिज़ाइन किया है, तो आपकी घर की वैल्यू में 1 करोड़ और इजाफा हो गया। फिर आपने कहा कि मैंने इसको जो है अंदर पूल ऐड किया है उसके, तो पूल की वजह से 50 लाख रुपए उसके और बढ़ गए। फिर आपने कहा कि मैंने इटालियन टाइल भी उसमें लगाए हैं। तो जब आप उसमें वैल्यू एडिशन करते रहते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो जो घर आपका एक 5 करोड़ की जो लैंड थी वो आपने कन्वर्ट कर दिया 20 करोड़ में। तो जो इन 3-4 ईयर्स टाइम जो प्रॉपर्टी की वैल्यू में इजाफा हुआ है, वो आपकी एक लैंड को आपने कन्वर्ट कर दिया, एक एसेट बना दिया, और उस एसेट के अंदर आपने वो वैल्यू ऐड कर दी और इस तरह बना दिया उसको कि उसकी वैल्यू 5 करोड़ से 20 करोड़ पे हो गई। अच्छा, एक और सवाल भी है कि अब क्योंकि जैसे हुकूमत चेंज होती है तो ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है कि जो टैक्स लगते हैं वो ज़्यादातर टैक्स फिर रियल एस्टेट के शोबों में भी लगते हैं, और हमने देखा कि 4-5 साल पहले जिस तरह से रियल एस्टेट में टैक्स लगा है, एकदम इन्वेस्टर जो है वो रुक गया था। तो वो जो टैक्स का मामला है, फिर आपके जो क्लाइंट हैं क्या उन पे भी बाहर आता है, उन पे भी बर्डन आता है कि वो टैक्स भरें, या फिर कंपनी खुद वो टैक्स देती है? देखिए, क्लाइंट्स को जो टैक्स के ऊपर हैं जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जैसा एग्जांपल में एडवांस टैक्स है। अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये वो चाहती है कि बाइंग ज़्यादा हो, सेलिंग कम हो।
तो उन्होंने भी ये किया कि अभी जो लास्ट बजट निकला है उसमें ये किया कि उन्होंने एडवांस टैक्स जो बाइंग का है वो उन्हें कम कर दिया है। पहले वो 3% था, अब उन्हें 1.5% कर दिया, लेकिन सेलिंग में उन्हें टैक्स बढ़ा दिया। सेलिंग में टैक्स था पहले 3%, अब उन्हें 4.5% कर दिया। सो व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स इज दैट पीपल हु आर बाइंग शुड कीप द प्रॉपर्टी, नॉट सेल। ओके, आरओआई का क्या है आपके पास के रिटर्न का जो मामला है कि इन्वेस्टमेंट पे बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप कितना मुख्तलिफ कितने हैं? देखिए, हम जो बेसिकली अप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स जितनी प्रोजेक्ट्स हैं वो प्राइम लोकेशंस, प्राइम लैंड के ऊपर है। हमारी पूरी एक अर्बन प्लानिंग की टीम है जो कि उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करती है, डिज़ाइन करती है, बनाती है, और हमें पता होता है कि भाई ये प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या चीज़ें ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो हमें पता है कि हम लोग जो हैं वो 4 to 5 ईयर्स में 80 to 100% जो है वो गेन दे सकते हैं अप्रिसिएशन में। सो आप अगर एवरेज लगा लें तो 15 से 25% के बीच में आपको ईयर ऑन ईयर अप्रिसिएशन प्रोजेक्ट में मिल सकती है हमारे। अच्छा, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं और मुझे मज़ा भी आ रहा है, सुनने को भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसके बावजूद मैं रियल इस्टेट में इन्वेस्ट क्यों करूं? गोल्ड में क्यों ना करूं? करेंसी में क्यों ना करूं? अब तो क्रिप्टो आ गया है, रियल इस्टेट में मैं इन्वेस्ट क्यों करूं? देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट अगर गोल्ड में भी करनी चाहिए, क्रिप्टो में भी करनी चाहिए। यू नीड टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, राइट। अगर मैं को बात करूं कि डॉलर अगर 2020-21 में 140 या 50 का था, ठीक है, और वो 300 का चले गया, तो जो घरों की वैल्यू है वो बढ़ गई। तो रियल स्टेट बेसिकली इज कॉल्ड अ हेज ऑफ डॉलर। अच्छा, करेंसी हेज बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है कि अगर करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो रियल स्टेट भी बढ़ती है। तो अगर आप 1947 से लेके 2026 तक का पूरा देखें टेन्योर, तो आपको पता चल जाएगा कि डॉलर में कितना इजाफा है, उस हिसाब से रियल स्टेट में कितना इजाफा हुआ है। तो एक चीज़ तो ये है कि आपने इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए, साथ में आपने डॉलर को मद्देनज़र रखते हुए, तो आपने उस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करनी है रियल स्टेट के अंदर कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहे। ठीक है, अक्सर हम लोग मिसाल देते हैं कि मेरे दादा ने या परदादा ने ये प्रॉपर्टी परचेज की थी। आई गिव यू अ लिटिल एग्जांपल कि अगर आपने 100 रुपये या 1000 रुपये आपने एक बैंक में रखे हुए 1960 के अंदर, और आपने अगर वही 1000 रुपये की प्रॉपर्टी परचेज की 1960 के अंदर, तो आज उस 1000 रुपये से आप क्या परचेज कर सकते हैं? अगर वो आपके पास से पैसे पड़े होते, अगर ठीक है, आप कुछ नहीं परचेज कर सकते उससे। बनस्बत अगर आपने उस टाइम पे एक एसेट लिया होता और रियल स्टेट में लिया होता, तो आज उसकी वैल्यू अरबों में होती। ठीक है, तो इसलिए रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी एसेट की वैल्यू बढ़ती रहती है। नहीं, लेकिन फिर गोल्ड का भी तो ये मामला है ना कि गोल्ड अगर 4-5 साल पहले गोल्ड में अगर इन्वेस्ट किया होता तो आज तो डबल ट्रिपल पे आ गया गोल्ड। तो पाकिस्तान जैसे देखिए, गोल्ड का कोई यूज़ नहीं है ना। देखिए, गोल्ड का जो एक वो इन्वेस्टमेंट होती है जो उसको आप यूजेबल केस होता है, एक वो होती है जो कि आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट केस में देखते हैं। ठीक है, गोल्ड में कोई कमर्शियल एक्टिविटी इकोनॉमिकली नहीं है। अरे भाई, खवातीन सुन लेंगी तो फिर कुछ और मामला होगा। गोल्ड खवातीन की तो सबसे पहली तरजीह है। बिल्कुल है, और उनको रखना भी चाहिए गोल्ड, क्योंकि उनकी सेफ्टी होती है गोल्ड से। और तो फिर पैसे मेन चीज़ ये होती है, गोल्ड से एक खवातीन को सेफ्टी फील होती है कि गोल्ड है मेरे पास तो मैं सेफ हूँ। ठीक है, लेकिन खवातीन को भी रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अपना डाइवर्सिफाई करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट्स को। नहीं, लेकिन कैसे? वो कह रही हैं कि हम गोल्ड खरीदेंगे, पहनेंगे, दिखाएंगे और फिर इन्वेस्ट जो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। रियल एस्टेट में फिर क्यों? सेंटिमेंटल वैल्यू आ जाती है गोल्ड में। ठीक है, अगर आपने गोल्ड रखा हुआ है, और गोल्ड में अगर आप टेन्योर देखेंगे लाइफ टाइम गोल्ड का, तो रियल स्टेट आउटशाइन कर चुका है गोल्ड को। अच्छा, ठीक है, अगर आप कंपेयर करते हैं 1950 से लेके अब तक का, तो रियल स्टेट में जो ग्रोथ आई है वो बहुत ज़्यादा आई है। अच्छा, इतनी गोल्ड में ग्रोथ नहीं आई है। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड इज ऑल्सो गुड, बट रियल स्टेट में करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हेज है डिवैल्यूएशन का, करेंसी का। तो आपने अपना पोर्टफोलियो को डिवाइड करना है, इस तरह करना है कि आपने कुछ अमाउंट गोल्ड में भी रखना है, ठीक है, और लेकिन आपने अच्छा अमाउंट अपना रियल स्टेट में भी लगाना है, और उस रियल स्टेट में लगाना है जो आपको पता है कि जहाँ पे एक प्रॉपर्टी की वैल्यू किस तरह बढ़ सकती है, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी कितनी है, पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है, एनवायरनमेंट में कितना अच्छा इजाफा हो रहा है, वहाँ पे एक्टिविटी कितनी बढ़ रही है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं हमजा साहब, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक और बात भी है ना कि अगर मैं गोल्ड खरीद कर रहा हूँ तो उसमें किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है। रियल एस्टेट में तो रिस्क है। कल अगर हुकूमती पॉलिसीज चेंज हो गई, आज मेरी जो प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख है, कल वो 25 लाख पे आ जाएगा, कोई खरीदने वाला नहीं। और हमने फिर देखा कि मुशर्रफ के दौर में और उसके बाद इमरान खान के दौर में, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, तो
प्रॉपर्टी डीवैल्यू हो गई थी। बिल्कुल। इस रिस्क को मैं कैसे ले सकता देखिए, हूँ? मैं मिडिल क्लास डी आदमी। वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं होती है, प्रॉपर्टी के बेसिकली फेजेस आते हैं। वो फेजेस मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है। इकोनॉमी के अंदर हर एसेट क्लास में गोल्ड क्या नीचे नहीं जाता, जब नीचे जाते हैं उसको आप होल्ड करते हैं ना, बेचते नहीं है। ऐसे ही रियल एस्टेट के अंदर भी डिपेंड करता है कि आप कब परचेजिंग कर रहे हैं अपनी। हमेशा इन्वेस्टर वही कामयाब होता है जो परचेजिंग अपनी अच्छी करे। इसका मतलब ये कि आपने अगर फॉर इंस्टेंस देखा कि आज एक चीज़ मुझे मिल रही है 10 रुपये की, आपने उसको 10 रुपये में परचेज़ किया, और जब वो 30, 40, 50 की हो गई, उस टाइम पे और लोग भी परचेज कर रहे होंगे उसको। बट इफ़ यू आर अर्ली टू बाय देन यू आर इन प्रॉफिट, राइट। इसी तरीके से सेम गोज फॉर रियल एस्टेट, सेम गोज फॉर गोल्ड। गोल्ड में भी अगर आपने 4.5-5 लाख पर तोला पे आपने गोल्ड परचेज करके रख लिया है और आपको लग रहा है कि भाई बढ़ता ही जाएगा, आगे जाके नीचे जाएगा ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। उसके भी फेजेस आते हैं, 2 साल वो नीचे भी जाएगा, फिर स्टेबल भी रहेगा, फिर ऊपर भी जाएगा। इसी तरीके से रियल एस्टेट का भी यही है। रियल एस्टेट में कुछ टाइम के लिए प्रॉपर्टी जो है वो कांस्टेंट रहती है, इकोनॉमिक जब ग्रोथ आती है तो वो बढ़ जाती है, और कुछ टाइम वो नीचे चली आती है। तो होल्डिंग पावर आपके पास होनी चाहिए रियल एस्टेट में, तो यू आर द किंग। ये रिस्क आपकी कंपनी में भी है? जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उनकी इन्वेस्टमेंट महफूज कैसे है? वो मैकेनिज्म आप कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि हमारी पॉलिसी है SRL, सिक्योरिटी, रिटर्न्स, लिक्विडिटी। ओके। ये हम चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी किस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको पूरी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जितने आपको मैंने 14 अप्रूवल बताए हैं वो दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि हमारे ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये इसके अप्रूवल्स हैं, और ये हम मास्टर प्लान है, ये हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं, ये हम बना रहे हैं चीज़, ठीक है। दूसरा आपका आता है रिटर्न्स। हमें पता है कि हमारा कोई भी इन्वेस्टर सिंस द पास्ट 10 ईयर्स उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर ही गई है, नीचे नहीं आई है, क्योंकि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमें पता है हम चीज़ अच्छी बना रहे हैं, तो पैसे ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे उसके, ठीक है। रिटर्न अच्छे मिल जाते हैं, 15 से 25% ईयर ऑन ईयर प्रॉपर्टी में ग्रोथ आ रही होती है, ठीक है। ओके। उसके बाद आता है लिक्विडिटी। तो वी हैव अ टीम ऑफ रीसेल एज वेल। सो जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको रीसेल फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं हम लोग। अच्छा। तो कभी भी आपको प्रॉपर्टी बेचनी है तो हमें कोई इशू नहीं होता है इमारत की प्रॉपर्टी बेचने में। हम आपको एक टाइमलाइन प्रोवाइड करते हैं, उस टाइमलाइन के अंदर आपको बेच के देते हैं विद अप्रिसिएशन। बहुत शुक्रिया हमज़ा मनियार साहब। जी नाज़रीन, आपने हमज़ा मनियार साहब की तफसीली गुफ्तगू सुनी रियल एस्टेट के हवाले से। हमारी ये कोशिश थी कि जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए कि उन किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कौन कौन से पेपर्स हैं जो उनकी मालूमात उनको होना बहुत ज़रूरी है। असद मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।